साल था 1973 और 14 साल का एक मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़ा बाजार में रहता था। उसके पापा और ग्रैंडफादर दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे, पर अचानक उसके पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके पापा की डेथ हो जाती है। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है और अपने 10th की एग्जाम में भी फेल हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर उसे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके अंदर ट्रेडिंग का पैशन डेवलप होने लगता है, पर उसकी उम्र अभी काफी कम थी। वक्त बीतता गया और फाइनली वो 19 साल का हो जाता है और ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। He started when he was really young, when he was just 19. ट्रेडिंग से वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने लगता है और अब उसे लगने लगता है कि उसे ट्रेडिंग का गेम समझ आ गया है और जल्द ही वो अब अपने फैमिली को बहुत अच्छी जिंदगी दे पाएगा। वो हर रोज ट्रेडिंग करता और हर बार उसे ये उम्मीद लगी रहती कि इस ट्रेड के बाद वो पक्का करोड़पति बन जाएगा। वो जितने पैसे बनाता अगले ट्रेड में सारे पैसे लगा देता और फिर और ज्यादा प्रॉफिट बनाता। हमेशा की तरह एक दिन उसके पास जितने भी पैसे थे उसने सारे ट्रेड में लगा दिए, इस उम्मीद में कि इस बार पक्का वो बड़ा प्रॉफिट बनाने वाला है। पर बदकिस्मती से इस बार उसे लॉस का सामना करना पड़ता है और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। एंड सिर्फ वो अपने पैसे लॉस नहीं करता बल्कि और कर्ज में भी चला जाता है। अब उसे किसी भी तरह 15 दिन से पहले अपने इस कर्जे को भरना था। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आखिर में उसे अपने इस डेब्ट को भरने के लिए अपनी मम्मी की ज्वेलरीज को सेल करना पड़ता है। उसका ट्रेडर बनने का सपना मानो टूट सा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देगा। एक दिन उसने अपने आसपास देखा कि कुछ लोग किराने स्टोर्स में 1-2 रुपए की पुड़िया बना करके बेच रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। तब उनकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि बड़ा सोचो। कुछ महीने बाद वो फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है और मुंबई शिफ्ट हो जाता है। वो प्रॉफिट तो बना रहा होता है पर उसके एक गलत ट्रेड के कारण वो फिर से भारी लॉस में चला जाता है और ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि ये ट्रेडिंग को छोड़कर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। साल आता है 2004 और वो अपनी सेविंग्स को 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड अतुल ऑटो। वक्त बीतता जाता है और लगभग 10 साल के अंदर यानी 2014 तक उनकी प्राइसेस 100 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके करोड़ों में प्रॉफिट बनाने का सपना फाइनली पूरा हो जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आज लगभग 1723 करोड़ का मालिक, मार्केट के दिग्गज निवेशक, Ace investor, the director of Kedia Securities, Vijay Kedia. विजय केडिया। Vijay Kedia is Mr. Vijay Kedia. Vijay Kishanlal Kedia. ऐसे ना जाने कितने सक्सेस एज वेल एज स्कैम की स्टोरीज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमने कभी ना कभी तो जरूर सुना है, पर इन कहानियों को सुनकर हम बस इंटरटेन होकर भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। पर आपको शायद ये एहसास नहीं है कि आपके एक 20 ग्राम के टूथपेस्ट खरीदने से लेकर अपने सपनों का घर खरीदने तक हर जगह ये स्टॉक मार्केट आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपकी लाइफ की हर एक डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाती है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है और कुछ लोग कैसे इसी स्टॉक मार्केट से इतना ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इस स्टॉक मार्केट को पूरी शुरुआत से बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। Stock markets across Europe and the US stumbled today. Bull run in the Indian market seems unstoppable. Including the Sensex and the Nifty continue to hit new highs. The Nifty today we clocked a new record high today. The stock market is higher. It's out. पिछले 4-5 सालों में मैंने लगभग 500-600 वीडियोस बनाई है। इस पूरे जर्नी के दौरान मैंने अपने अलग अलग एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, फिर वो चाहे मेरा एडिटिंग स्किल हो या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन हो या फिर स्टोरी टेलिंग का तरीका हो। और इस पूरे जर्नी में जो एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट मैंने की है वो है मेरा स्क्रिप्ट लिखने का तरीका। एंड मैंने उसे एक स्क्रिप्ट टेम्पलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया था जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने 3rd वाले डॉक्यूमेंट्री में। ये स्क्रिप्ट टेम्पलेट मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज लाकर दे रहा है एंड हजारों लोगों ने उस स्क्रिप्ट टेम्पलेट को खरीदा था और उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे दिया है। साथ ही कुछ क्रिएटर्स ने ये भी कहा है कि इतना डिटेल में इस तरीके का स्क्रिप्ट आप कैसे लिखते हो। सो मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। अगले 48 घंटे के लिए आपको वो स्क्रिप्ट टेम्पलेट, साथ ही मेरा एक डॉक्यूमेंट्री जिसके ऊपर 1.1 मिलियन व्यूज है उसका कंप्लीट स्क्रिप्ट एंड एक वीडियो ट्यूटोरियल जो आपको बताएगा कि उस स्क्रिप्ट टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ अगले 48 घंटे के लिए आप बाय कर सकते हो और उससे कुछ सीख सकते हो
सिर्फ 99 रुपीस में। और आप उस स्क्रिप्ट टेम्पलेट को अपनी वीडियोस में यूज करें ताकि आप भी अपने वीडियोस को बेहतर बना सके। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखकर दे सके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर अभी उसे परचेज करें। तो आइए इस स्टॉक मार्केट के कंप्लीट स्टोरी को समझते हैं। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रांस में फाइनेंस और डेप्ट मैनेजमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उसी के साथ साथ इनफॉर्मल बैंक्स भी सेटअप की जा चुकी थी जो एग्रीकल्चर के लिए लोन्स दिया करती थी, पर इन लोन्स को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। तो इन डेप्ट्स को मैनेज करने के लिए बैंक्स के बिहाफ में कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो इन लोन्स की बाइंग और सेलिंग को मैनेज किया करते थे। इन लोगों को फ्रेंच में कोटियर्स दी चेंज कहकर बुलाया जाता था, जिसका मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी ब्रोकर। और इस तरह ब्रोकर की कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। 16वीं शताब्दी के दौरान डच स्पेनिश एम्पायर के अंदर आता था। किसी तरह 1581 में डच खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इंडिपेंडेंस के बाद डच की पूरी इकोनॉमी पोर्टुगीज से लाए गए एशियन और अफ्रीकन स्पाइसेस को सेल करने पर डिपेंडेंट होती है। पर धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर का कंट्रोल पोर्टुगीज टेरिटरीज पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण अब डच को पोर्टुगीज से स्पाइसेस लेकर सेल करने में दिक्कत होने लगती है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए डच मर्चेंट्स एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री का डायरेक्ट रूट ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पोर्टुगीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन समुद्र में एक नया रूट ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जब भी वो लोग रूट ढूंढने के लिए निकलते तो उनके हर 10 में से एक शिप कभी वापस नहीं लौट पाती थी और समुद्र में ही खो जाती थी। पर किसी भी तरह डच लोग फाइनली एक नया रूट खोज निकालते हैं। अब ये रूट खोजना काफी कॉस्टली प्रोसेस था और साथ ही ये लोग स्पेनिश एम्पायर के साथ वॉर भी कर रहे थे। तो जो मर्चेंट्स इन सारे चीजों को फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे थे वो सब मिलकर एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत थी जो ये सारे मर्चेंट्स मिलकर भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना लोकल लोगों से भी पैसा लिया जाए और बदले में उनके साथ फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट्स को शेयर कर दिया जाएगा। इनका ये प्लान सक्सेसफुल रहता है और ये लगभग 6 मिलियन गिल्डर्स कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जो आज के 110 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। और इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी जाती है, जिसे आज हम दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट के रूप में जानते हैं। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिकली ट्रेड किए जाने वाली पहली कंपनी बन जाती है। इस मॉडल से इंस्पायर होकर दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज ने फंडिंग कलेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस की शुरुआत की। इंडिया में इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वेंचर्स के लिए बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करके की थी। मुंबई हमेशा से ही इंडिया का सबसे बिजी ट्रेडिंग स्पॉट रहा है और इंडिया में स्टॉक मार्केट की शुरुआत भी मुंबई के टाउन हॉल के सामने खड़े बैनियन ट्री से हुई थी। धीरे धीरे मुंबई में स्टॉक ब्रोकर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और आगे चलकर साल 1875 में 22 स्टॉक ब्रोकर्स के ग्रुप ने मिलकर एशिया के फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी थी, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज हम शॉर्ट में BSE भी बोलते हैं। शुरुआत में इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और फिर वक्त के साथ इंडिया के और भी स्टेट्स में रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का सेटअप होना शुरू हो जाता है। आजादी के बाद साल 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नए एरा की शुरुआत होती है। इस पूरे स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड हो रही थी उसे रेगुलेट करने की सख्त जरूरत थी ताकि किसी भी तरीके का स्कैम या इलीगल एक्टिविटीज से बचा जा सके। तो साल 1988 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। इसी के साथ साल 1993 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, जिसे NSE भी कहा जाता है। आज हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। वहीं NSE दुनिया का 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। पर ये तो हमें समझ आ गया कि आखिर ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। किस तरह आज हजारों कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और करोड़ों लोग अपनी अपनी पसंद की कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ये जो हम सुनते हैं कि आज निफ्टी इंडेक्स बढ़ गया या फिर सेंसेक्स इंडेक्स कम हो गया, आखिर ये सब है क्या? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं।
तो इमेजिन करो कि आपकी एक फास्ट फूड की दुकान है, XYZ फास्ट फूड। आपके एरिया में आपकी ये शॉप के काफी चर्चे हैं और दूसरे एरिया से भी लोग आपकी इस शॉप में आते हैं। आपको लगता है कि जिन एरिया से लोग ट्रेवल करके आपके पास आ रहे हैं, क्यों ना आप उन एरियाज में भी अपनी शॉप ओपन कर दो। आप अपने सेविंग्स इकट्ठे करते हो और कुछ पैसे अपने दोस्तों और रिलेटिव से लेकर नई ब्रांच ओपन कर देते हो एंड आपकी दूसरी शॉप भी सक्सेसफुल रहती है और लोगों की भीड़ और बढ़ती जाती है। अब आप सोचते हो कि कुछ तो बात है मेरे फास्ट फूड शॉप में, क्यों ना अपने सिटी के हर मेजर एरियाज में एक एक ब्रांच ओपन कर दिया जाए। पर इस पूरे सेटअप के लिए आपको काफी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल की नीड होगी जो आपके दोस्त और रिलेटिव्स भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आप डिसाइड करते हो कि क्यों ना हाई नेटवर्थ वाले लोगों से हेल्प लिया जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप उनके पास जाते हो और अपने फास्ट फूड शॉप के बारे में बताते हो। वो सब कुछ समझने के बाद कन्विंस हो जाते हैं और आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें इन्वेस्टर्स या फिर एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपने शार्क टैंक में देखा होगा। अब इन पैसों को लेकर आप अपने सिटी के सारे फेमस जगह पे एक एक ब्रांच ओपन कर देते हो एंड गेस व्हाट, वो सारे स्टोर्स सक्सेसफुल रहते हैं और आपके फास्ट फूड शॉप की चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होते हो। अब आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, पर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपके फास्ट फूड शॉप का ब्रांच हो। अब इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और अब इन्वेस्टर्स भी आपको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आप डिसाइड करते हो कि क्यों ना आम पब्लिक से हेल्प ली जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दिया जाए। इस प्रोसेस को IPO कहा जाता है, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर क्योंकि आम पब्लिक भी आपके कंपनी का हिस्सा बनने वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी में कुछ भी सही या गलत होता है तो इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक को भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले कि आप अपना IPO लॉन्च करें, आपको कुछ जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा जो आपकी कंपनी को अच्छे से रिव्यू करेगा और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब आप सेबी के पास जाओगे और सेबी क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेबी आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा जिसमें आपके बिजनेस का पूरा रिपोर्ट होगा। इन रिपोर्ट्स को देखकर अब सेबी ये डिसाइड करेगा कि क्या आपकी कंपनी पब्लिक में लिस्ट करने लायक है या नहीं। आपके फास्ट फूड कंपनी के केस में लकीली सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया होते हैं और सेबी की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। इसके बाद आप DRHP स्टेज में जाते हो, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल प्रिपेयर करते हो, जैसे बिजनेस ऑपरेशंस, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और भी बहुत कुछ। अब फाइनली आप पब्लिक तक इस न्यूज को किसी तरह पहुंचाते हो कि अब आप भी हमारे इस फास्ट फूड कंपनी का हिस्सा बन सकते हो, जिसके लिए आप अलग अलग तरह से मार्केटिंग करते हो सो दैट लोगों को पता चल जाए कि आपकी कंपनी अब पब्लिक में लिस्ट होने वाली है। पर यहाँ पे आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे आखिर एक शेयर का प्राइस कितना रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा प्राइस रख दिया तो लोग शायद शेयर परचेस ही ना करें और अगर आपने कम रख दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसे में IPO से पहले आप एक और प्रोसेस से गुजरते हो, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी आप एक मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस सेट करते हो, सपोज 100 से 200 रुपीज, और फिर 3-4 दिन के लिए आप पब्लिक को बिडिंग करने का मौका देते हो। बिडिंग के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम लोगों ने 150 रुपए पे बिडिंग किया था, तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने शेयर का प्राइस 150 रुपए रखूं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फास्ट फूड कंपनी फाइनली अब पब्लिकली लिस्ट हो चुकी है। एंड जो लोग आपको पहले से जानते थे या आपकी फास्ट फूड शॉप पर आकर वो खाया करते थे, उन्हें ये विश्वास होता है कि आपके फास्ट फूड में कुछ तो बात है और ये कंपनी पक्का आगे जाएगी, तो वो लोग आपके शेयर्स को खरीद लेते हैं। आपके पास फंड्स आ जाती है और आप उसका यूज करके पूरे देश भर में अपने फास्ट फूड शॉप की ब्रांच ओपन कर देते हो। अब जो शेयर्स पब्लिक ने खरीदा था वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उसे कोई भी बाई या सेल कर सकता है, और ये बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हर सेकंड चलती रहती है और ये पूरा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। मान लीजिए आपके शेयर को 10 लोग बेचना चाह रहे हैं पर 20 लोग ऐसे हैं जो उनको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसे में आपके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर आपके शेयर को 10 लोग बेचना चाह रहे हैं पर सिर्फ 5 लोग ही हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी शेयर की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी शेयर की प्राइस घट जाती है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इनमें से कुछ फैक्टर्स तो इंटरनल फैक्टर्स होती है, जैसे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, साथ ही साथ मार्केट के हिसाब से आपका प्राइसिंग क्या है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स होता है। पर बहुत सारी एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होती है जिसपे कंपनीज का उतना कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, इमोशंस, न्यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड पॉलिसीज और भी बहुत सारी फैक्टर्स। और हमारे देश में एक और फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रूमर्स। हमारे आसपास के 10-15 लोग अगर हमें बोल दें कि उस कंपनी की कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, तो फिर हम बिना कुछ रिसर्च किए या दिमाग लगाए रूमर्स के पीछे भागने लगते हैं और ऐसे में उस कंपनी के शेयर्स को सब बेचने लगते हैं, जिसके कारण उस कंपनी की शेयर प्राइस अचानक से गिरने लगती है। पहले के टाइम में जब ट्रेडिंग कागज पे हुआ करती थी तो मार्केट ओपन होने से पहले इसी तरह किसी कंपनी के बारे में रूमर्स फैला दिए जाते थे और फिर मार्केट ओपन होने पे उस कंपनी के शेयर उसी रूमर के हिसाब से परफॉर्म करते थे। आपने ये सेम चीज हर्षद मेहता स्कैम सीरीज में भी देखी होगी, जहाँ पे हर्षद मेहता एसीसी सीमेंट के ऊपर एक रूमर्स फैला देता है और फिर जब मार्केट ओपन होता है तो एसीसी सीमेंट का परफॉर्मेंस हर्षद मेहता के फैलाए गए रूमर्स पे बेस्ड होता है। आज के टाइम पे अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के हेल्थ को समझना है तो आप निफ्टी इंडेक्स या फिर आप सेंसेक्स इंडेक्स को देखते हो। ये निफ्टी इंडेक्स असल में एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, वहीं सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। सो निफ्टी एंड सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से हमें ओवरऑल इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाता है। यानी अगर एनएसई की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यानी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो हमें समझ आ गया कि आखिर स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिर मैं अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को किसी और कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने में क्यों लगाऊंगा, और अगर मैं लगाना भी चाहता हूं तो क्या क्या पॉसिबल तरीका है। आखिर मैं शेयर मार्केट का हिस्सा बनकर अपने पैसे को ग्रो कैसे करूंगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी तरह मेहनत करके 2015 में 26,000 रुपए सेव किए थे। उस वक्त आपको एक 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी लेनी थी जो 26,000 में आ जाती, पर आपने सोचा कि अभी घर पे ही कैश को रखता हूँ, बाद में ले लूंगा। 2024 में आप फाइनली मन बनाते हो कि अब आप और वेट नहीं करोगे, आप अपने 26,000 लेकर ज्वेलरी शॉप जाते हो और 10 ग्राम की ज्वेलरी पसंद करते हो और पेमेंट करते वक्त आप दुकानदार को 26,000 रुपए देते हो, पर दुकानदार आपको कहता है कि ये ज्वेलरी 26,000 की नहीं मिल पाएगी, इसकी प्राइस 76,000 है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई मैंने तो 26,000 में पिछली बार देखी थी, अचानक 76,000 कैसे हो गए। इस पूरी चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी 2015 में आप जिन 26,000 रुपए से 10 ग्राम गोल्ड बाई कर सकते थे, पर आज उस 26,000 से आप लगभग 3.5 ग्राम ही गोल्ड बाई कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मेहनत से सेव की गई अमाउंट वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू खोती रहती है। ऐसे में आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे अगर आप उस 26,000 से 2015 में 10 ग्राम गोल्ड खरीद पा रहे थे तो अब 2024 में भी आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद सको। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे बैंक में एफडी करवाना जिससे कि आपको एनुअली एक फिक्स्ड रिटर्न मिल सके, पर मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको 6% के आसपास एनुअल रिटर्न देती है, यानी आपका 100 रुपए एक साल बाद 106 रुपए बन जाएगा। पर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ही लगभग 6% के आसपास है, तो इन बेस्ट केस सिनेरियो आपकी सेविंग्स किसी तरह बस इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है कमोडिटीज को बाय करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2015 में वो 10 ग्राम गोल्ड बाय कर लिया होता तो आज आपकी 26,000 सेविंग्स लगभग 76,000 हो जाती और आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर लेते। इसी तरह और भी कमोडिटीज है जैसे सिल्वर वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है स्टॉक मार्केट, जहां आप कुछ शेयर खरीद कर किसी भी कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो और बिना किसी मेहनत के उस कंपनी के प्रॉफिट्स के हिस्सेदार भी बन जाते हो, और एक साथ आप जितनी चाहो उतनी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे विजय केडिया के केस में 2004 में उसने अपने सेविंग्स को 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और 10 साल बाद 2014 तक वो कंपनीज इतना ग्रो कर जाती है कि विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ जाता है। हमें ये तो समझ आ गया कि आखिर क्यों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर अब क्वेश्चन ये है कि एक आम इंसान कैसे स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन सकता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मेनली 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली किसी कंपनी की पूरी डिटेल्स पढ़ो एंड देन ये डिसाइड करो कि मुझे इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, तो ये कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप डायरेक्टली पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो। वहीं अगर आप चाहते हो कि भाई कौन ये सब टेक्निकल चीजों को पढ़ेगा, मुझे तो बस अपने पैसे डालने हैं और चुपचाप एक अच्छा रिटर्न लेकर निकलना है, तो ऐसे में आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हो, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड
जरूर सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आप अपना पैसा एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के हाथों में दे देते हो जो इन स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं और वो एनालिसिस करके आपके पैसे को बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आपका ये फंड एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसीलिए इन फंड्स में स्टॉक्स की कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है। पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि स्टॉक मार्केट तो पिछले 100-200 सालों से हमारी लाइफ का हिस्सा रहा है, तो फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गई? NSE को इंडिया में अपने पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर्स रजिस्टर करने में 14 साल का वक्त लगा था, लेकिन 2024 में सिर्फ 5 महीनों में ही इन्वेस्टर्स की तादाद 9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए। यानी 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स सिर्फ 5 मंथ्स में रजिस्टर किए जा चुके हैं। NSE की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 30 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर्स के नंबर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2018 में 22.9% इन्वेस्टर की एज 30 साल से कम थी, जो बढ़कर 40% हो गई है। PwC इंडिया और द इंडस्ट्री ग्रुप एसोकम की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 15 करोड़ तक बढ़ जाएगी। पर इतनी रैपिड पॉपुलैरिटी के पीछे आखिर कारण क्या है? इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्टॉक मार्केट का डिजिटलाइज होना। डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से ब्रोकरेज फीस की कॉस्ट भी कम हुई है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही इजी हो गया है। आप अभी बैठे बैठे इसी वक्त किसी भी ब्रोकरेज ऐप में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, और फिर तुरंत ही आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना शुरू कर सकते हो। फंड्स इंडिया की स्टडी के हिसाब से पिछले 20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 16% रिटर्न दिया है, जो बाकी सारे ट्रेडिशनल एसेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क निफ्टी 50 ने दुनिया की बाकी सारी इंडेक्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। इस रैपिड ग्रोथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी एंड आसान लैंग्वेज में लोगों को समझा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। पर कैसा हो अगर इस पैसे से भरे मार्केट को लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने लगे? कैसा हो अगर मेजॉरिटी लोग ये सपना देखने लगे कि रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा? कैसा हो अगर लोग बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के अपनी पूरी सेविंग्स इस मार्केट में डाल दे, बस अपने किस्मत के भरोसे कि मेरा पैसा भी 100 गुना बढ़ जाएगा? बदकिस्मती से आज इंडिया में यही चीज हो रही है। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में से 9 लोग लॉस का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान लोगों ने लगभग 1.8 लाख करोड़ की लॉस की है। आप समझ रहे हो, 1.8 लाख करोड़, यानी कितने लोगों की पूरी जिंदगी की सेविंग एक झटके में साफ हो गई होगी। 1 करोड़ लोगों में से 93% लोग ऑन एन एवरेज 2 लाख का लॉस कर चुके हैं, और इन सारे लोगों में से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे थे जो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बना पाए। पर ये डेटा उस इन्वेस्टमेंट की नहीं है जिसकी बात अब तक हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री में कर रहे थे, बल्कि ये डेटा है Futures and options trading. लगभग 1,20,000 रुपए आपको FNO में खोते हुए देखे। ज्यादातर उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। So what is happening is because of option trading, you're seeing wealth flow from the masses to a select few. कि एक ही दिन में कितना बड़ा स्ट्राइक प्राइसेस में मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ सकती है? क्या करें? थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा एंड तक देखने के लिए। एंड आई नो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को इतना वेट करवाऊं, बट कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो फिर एक एक फ्रेम पे काम करना पड़ता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक सिस्टम बिल्ड कर सकूं, लोगों को जोड़ सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री कम से कम टाइम में आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकूं। इसके लिए मैंने हायरिंग भी स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। सो रिसर्चर तो हायर हो गया है, बट एडिटर कोई अच्छा मुझे मिल नहीं पाया जो उस तरीके से काम कर पाए। मैं खोज रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बट थैंक यू सो मच, इतना पेशेंस के साथ आप इंतज़ार करते हो और उसके बाद इतना अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्री को देखते हो। कैसा लगा डॉक्यूमेंट्री आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सकलैन भाई आप इम्प्रूव कर सकते थे, तो वो चीज़ आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट में। और साथ ही आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया हो कोई टॉपिक को लेकर, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में।
एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। और साथ ही आप जिन्हें जानते हो और लगता है कि इन वीडियोस से, इन डॉक्यूमेंट्रीज से उन लोगों को कुछ बेनिफिट हो पाएगा, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाएगा, आप उन लोगों के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री पे काम स्टार्ट हो गया है, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट्री आप लोगों तक लाया जाए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।